नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसमें यूनिट 4 के टॉपिक नंबर 4.9 को देखेंगे, जिसमें लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदिकालीन साहित्य में धार्मिक साहित्य और चारणों की प्रशस्ति परक रचनाओं से भिन्न दूसरे प्रकार के साहित्य की लोकधारा भी जो है वो प्रभावशील थी। तो आदिकाल में जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें केवल धर्म या राजाओं की प्रशंसा नहीं थी, बल्कि उस समय लोगों के बीच और भी बहुत सी जो है रचनाएं चल रही थी, जिन्हें लोग जो है वो आम बोलचाल में बहुत पसंद करते थे। साहित्य की यह लोकधारा ही वास्तविक अर्थ में देशभाषा काव्य थी, जो हिंदी साहित्य के विकास के मूल में है। चारण साहित्य को जब से राजाश्रय प्राप्त हो गया, तब से उसमें भी शास्त्रीय रूढ़ियां जैसी अभिजात तत्व से रासो साहित्य जो है वो आच्छादित हो गया। ऐसी परिस्थिति में साहित्य में नूतनता का प्रादुर्भाव लोक साहित्य द्वारा जो है वो संभव हो सका। तो यहाँ पे ये बताया कि साहित्य की जो धारा थी, जो आम लोगों की अपनी भाषा में लिखी गई, आप ये मान सकते हो कि इसी ने क्या किया, आगे चलकर हमारी हिंदी जो भाषा थी उसकी नींव रखी। जब कवियों को राजाओं का साथ मिला, तो इनका जो साहित्य था वो नियमों और कठिन परंपराओं में बन गया। उस समय साहित्य में नयापन लाने का जो काम था वो सिर्फ लोक साहित्य ने ही किया, जो कि आम जनता से जो है जुड़ा हुआ था। लौकिक साहित्य ने जीवन की रची बसी विषय वस्तु को अपने साहित्य का जो है विषय बनाया। इसलिए कविता का गद्य में अलंकरण न होकर जीवन की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन है। लौकिक साहित्य के विभिन्न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही जो है अध्ययन के लिए विषय न होकर सांस्कृतिक अर्थात मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र की दृष्टि से भी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस साहित्य, ये जो लौकिक साहित्य था, इसने कोई बनावटी या फिर अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसमें तो हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो सच्ची और सादगी वाली बातें थी, सिर्फ उन्हें ही स्थान दिया गया। इन रचनाओं को सिर्फ कविता या कहानी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इन्हें पढ़कर हमें ये जानने को मिलता है कि उस समय के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उस समय का समाज कैसा था और उस समय की जो संस्कृति थी वो कैसी थी। तो ये सब जो है हमें लौकिक साहित्य पढ़ने पर पता चलता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से लौकिक साहित्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ बताया कि उस समय में जो आम लोगों वाला लौकिक साहित्य था वो भारत के किन किन इलाकों में मिला। संदेश राशक का कवि अध्ययमान या अब्दुल रहमान मुल्तान का था। ढोला मारूरा दूहा की रचना राजस्थान में हुई। अब यहाँ पे बताया गया कि जो संदेश राशक रचना थी, इसके जो कवि थे वो मुल्तान के रहने वाले थे, और जो ढोला मारूरा रचना थी वो राजस्थान में लिखी गई थी। अमीर खुसरो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार अवध का रहने वाला था, और विद्यापति तथा ज्योतिरीश्वर ठाकुर मिथिला के निवासी थे। तो यहाँ पे बताया गया कि साहित्य में जो हम मुख्य रचनाओं को पढ़ते हैं वो और उनके जो रचनाकार थे वो कहाँ से संबंधित थे। रचनाकार के जन्म स्थान बताने का उद्देश्य यह है कि रचनाकार की भाषा पर स्थानीयता का गहरा रंग चढ़ा हुआ है। इस रंग को पहचान कर हम उससे स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो है रचना के नाम और उनके लेखकों के नाम के साथ साथ उनकी जगह बताई। ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि वो हमें ये समझा सके कि जिस जगह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे हम आज से भी जो है आज के समय के लोगों की बोली और उसके रहन सहन को कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम संदेश राशक रचना है जो उसके बारे में जानते हैं। संदेश राशक की रचना 12वीं-13वीं शताब्दी में मूल स्थान मुल्तान के आसपास हुई थी। तो ये जो संदेश राशक थी इसकी रचना कब हुई? 12वीं-13वीं शताब्दी में। और ये रचना लिखी जब लेखक ने तो वो उस समय जो है मुल्तान में रहता था, तो मुल्तान के आसपास जो है इसको लिखा गया। संदेश राशक की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई थी, परंतु वह अपभ्रंश भाषा बोलचाल के अधिक जो है नजदीक थी। तो संदेश राशक की रचना कौन सी थी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश में भी वो जो बोलचाल में जो है बहुत इस्तेमाल की जाती थी।
कवि अब्दुल रहमान प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा के अच्छे जानकार थे, फिर भी वह अपनी रचना को बोलचाल की भाषा के अधिक नज़दीक रखने का जो है प्रयत्न करते हैं। तो ये जो अब्दुल रहमान थे जिन्होंने संदेश राशक लिखी, ये प्राकृत और अपभ्रंश इन दोनों ही भाषा को जो है बहुत अच्छे से जानते और समझते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी रचना को बोलचाल की भाषा के नज़दीक रखा। बोलचाल की भाषा से जुड़ी होने के कारण ही संदेश राशक में जो है लोक संवेदना का सहज विस्तार हुआ। अब क्योंकि ये जो रचना है ये आम बोलचाल की भाषा में थी, इसी वजह से क्या हुआ, इसमें लोगों के सुख दुख और उनकी भावनाओं को आसानी से झलकता हुआ इसमें दिखाया गया। संदेश राशक दूत काव्य है। दूत काव्य की परंपरा संस्कृत और प्राकृत में भी जो है वो मिलती है। तो ये दूत काव्य का मतलब हुआ कि जो संदेश राशक है ये एक ऐसी रचना है जिसमें एक संदेश भेजे जाने की जो है कहानी है। और ये जो दूत काव्य की परंपरा है ये हमें पहले संस्कृत और प्राकृत की रचनाओं में जो है देखने को मिलती थी। उसी काव्य चेतना का प्रसार अपभ्रंश में भी जो है मिलता है। अब यही जो लिखने का एक तरीका रहा ये हमें अपभ्रंश भाषा में भी देखने को मिला, जिसमें दूत काव्य लिखा गया। मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के समान संदेश राशक 3 प्रक्रमों में जो है वो विभाजित है। तो यहाँ बताया कि जैसे संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, इसमें 2 भाग हैं, एक तो पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। तो ये इन 2 भागों में बटी हुई है। ठीक वैसे ही संदेश राशक भी जो है वो हमें 3 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। प्रथम प्रकरण प्रस्तावना रूप में है, द्वितीय प्रक्रम में वास्तविक कथा का प्रारंभ होता है और तृतीय प्रक्रम में जो है षड ऋतु का वर्णन है। अब यहाँ बताया गया कि कौन कौन से 3 हिस्सों में है। पहले हिस्से में इसकी प्रस्तावना है, दूसरे हिस्से में हमें इस पुस्तक की जो असली कहानी है वो शुरू होती हुई दिखाई देती है, और तीसरे हिस्से में हम इसमें प्रणयत्र यानी कि यात्रा का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे देखो, संदेश राशक में मंगलाचारण, आत्म परिचय, ग्रंथ लिखने के औचित्य, षड ऋतु वर्णन तथा रूप वर्णन जैसी जो है शास्त्रीय रूढ़ियों की कमी नहीं है। फिर भी उसमें नारी की करुणा का संदेश जो है वो मार्मिक है। तो यहाँ बताया गया कि जो संदेश राशक है इसमें कवि ने क्या किया, उन सभी पुरानी और नियमों वाली बातों को लिखा था जो कि उस समय के साहित्य में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि भगवान को याद करना या फिर मौसम का वर्णन करना। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खास बात इस रचना में है वो ये है कि ये एक दुखी स्त्री का दर्द जो दिल को छू लेने वाला है उसको भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस काव्य में लोक जीवन के सघन चित्र प्राप्त होते हैं। काव्य में शास्त्रीय रूढ़ी काव्य की संरचना मात्र है, मूल संवेदना गहरे स्तर पर लोकानुभूति को जो है स्पर्श करती है। तो ये जो रचना है इसमें हमें उस समय के आम लोगों की जो जिंदगी थी उसकी झलक देखने को मिलती है। पुरानी रचना के जो नियम हैं वो तो बस ऊपरी सजावट जैसे हैं, लेकिन इस रचना के अंदर जो असली भावना है वो आम लोगों की जिंदगी से जो है जुड़ी हुई दिखाई देती है। काव्य की मूल कथा में विजयनगर की एक प्रोषित पातिका नायिका का वर्णन है जिसका पति धनार्जन हेतु जो है वो खंबात गया है। यह विरहिणी नायिका जो है एक पथिक के माध्यम से अपनी विरहानुभूति का संदेश पति तक संप्रेषित करना चाहती है। अब यहाँ पे कहानी क्या है इस रचना की कि जो नायिका है उसका पति जो है वो कमाने के लिए एक शहर गया है जिसका नाम है खंबात। नायिका जो है वो उससे बहुत दूर है और दुखी भी है। वो एक राहगीर यानी कि एक पथिक को क्या करती है, अपनी चिट्ठी या अपना संदेश देती है ताकि वो उसका ये जो दुख भरा संदेश है वो उसके पति तक पहुंचा सके। नायिका के विरह में प्रकृति का पूर्ण सहयोग है। प्रकृति के विराट प्रांगण में विरह का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। प्रकृति वर्णन में कवि की दृष्टि यहाँ ग्राम्य जीवन की ओर गई है, वह स्थल काव्य में बड़े मार्मिक जो है वो हो गए। अब यहाँ पे जो है नायिका के अकेलेपन और उसके दुख को दिखाने के लिए कवि ने क्या किया, प्रकृति का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है जैसे कि जो प्रकृति है वो भी नायिका के दुख में शामिल हो। इसमें कवि ने गांव की जिंदगी को जिस तरह से दिखाया वो पढ़ने का बहुत जो है असरदार इसमें हमें लगता है। काव्य में प्रकृति का बाह्य वर्णन प्राकृतिक वर्णन मात्र न होकर विरहिणी नायिका के हृदय का चित्र हो गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वर्णन चाहे जिस दृश्य का हो, व्यंजना हृदय की कोमलता और मर्म वेदना की ही होती है।
प्रकृति और विरहिणी नायिका का इसी प्रकार का साम्य जायसी के पद्मावत के नागमती वियोग खंड में मिलता है। अब यहाँ बताया कि इस रचना में जो है पेड़ पौधों और मौसम का जो वर्णन है वो बिल्कुल भी सजावटी नहीं है, बल्कि वो नायिका के मन की हालत को जो है दिखा रहा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसमें कवि ने क्या किया, प्रकृति और नायिका के दुख को ऐसे जोड़ा है जैसे हमें बाद में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना रही पद्मावत उसके नागमती वियोग खंड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस रचना में भी कवि ने क्या किया, ये सब काम किया है। अब यहाँ पर इस रचना की कुछ पंक्तियां दी गई है, उसे देखते हैं। उत्तरायणी विधि दिवस ऋषि दिखिन इहु पुव ऋउ दुचिये वड्ढी जथ पिए इहु तियऊ विरहाणु योइहु। अर्थात उत्तरायण के दिन बड़े हो जाते हैं, दक्षिण यात्र में रातें जो है वो बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। अब मेरे लिए दोनों दिन भी और रातें भी जो है बड़ी हो गई, यह तीसरा विरहायन हो गया। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया इस पंक्ति में कि जब सूरज उत्तर की तरफ होता है तो जो दिन है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब दक्षिण की तरफ होता है तब क्या होता है, रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन नायिका के लिए ये जो नियम है ये काम नहीं कर रहा। उसे तो पति के बिना अब दिन भी बहुत बड़ा लगता है और रातें भी जो है वो भी बहुत बड़ी लगती है, जैसे कि उसका दुख जो है वो कभी खत्म ही ना हो रहा हो। तो ऐसा जो है इस पंक्ति में बताया गया। अब्दुल रहमान ने नायिका की तीव्र विरहानुभूति को प्रभावकारी बनाने के लिए नाटकीय कौशल का जो है सहारा लिया। थोड़ा संदेश सुनकर पथिक जो ही चलने को होता है, नायिका नया प्रसंग जो है वो छेड़ देती है। अब यहाँ पे अब्दुल रहमान ने क्या किया, इस कहानी को और भी अच्छा बनाया है। जैसे ही वो जो राहगीर है या जो पथिक है, जो नायक के पास संदेश लेके जा रहा है, वो जैसे ही नायक के पास जाने के लिए चलने लगता है, नायिका क्या करती है, उसे फिर से रोक लेती है और उसे एक और नई बात या अपनी कोई पुरानी याद बताने लगती है ताकि वो उसे और थोड़ा अपने पास रख सके। आज के सामाजिक जीवन में टूटते मानवीय संबंध की तुलना जब संदेश रासक के सहृदय पथिक की सहानुभूति से करते हैं, तब हम पाते हैं कि आज के युग में मानवीय भावों का जो है कितना ह्रास हुआ है। मानवीय करुणा और सहानुभूति के शीतल स्पर्श के कारण इस कृति की सार्थकता जो है वो आज भी बनी हुई है। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और संदेश राशक के उस राहगीर की दयालुता को देखें जो एक अनजान स्त्री का दुख सुनकर क्या कर रहा है, उसका संदेश पहुंचाने को तैयार हो गया, तो हम ये समझ सकते हैं कि आज के समय में लोगों के बीच जो है वो प्यार और परोपकार की भावना कितनी कम हो गई है। यही कारण है कि संदेश रासक जो है वो आज इतने सालों बाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि दूसरों की मदद करने की भावना और दिल की कोमलता जो है वो आज भी लोगों के मन को शांति और सुकून देने का काम करती है। अब यहाँ पर लोक साहित्य में जो दूसरी रचना हुई जिसका नाम है ढोला मारूरा दुहा, इसके बारे में देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा की रचना 11वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान में हुई। यह अज्ञात है कि इस कृति की रचना किस रूप में हुई थी। कुशल लाभ ने कृति में कुछ चौपाइयों को जोड़कर काव्य कृति को जो है सुगठित आधार दिया। तो ये जो रचना है ये लगभग 11वीं सदी में राजस्थान में लिखी गई थी। हमें ठीक नहीं पता कि ये शुरुआत में रचना जो है वो कैसी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुशल लाभ नाम के कवि हुए, उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ पंक्तियों को जोड़कर इसे एक पूरा और अच्छा रूप देने का जो है काम किया। ढोला मारूरा दुहा की रचना लोक कथा के आधार पर की गई थी। इस काव्य कृति में कथानक इस प्रकार से बुना गया कि कथा का मुख्य सूत्रधार राजकुमार ढोला ही जो है वो प्रतीत होता है। राजकुमार ढोला 2 विवाह करता है। उसका प्रथम विवाह मारवाड़ी से होता है। राजकुमार ढोला शीघ्र ही मालव प्रदेश की जो है यात्रा करता है और वहां एक दूसरी लड़की पालवाणी से जो है प्रेम करने लगता है। मारवाड़ प्रदेश के मारवाड़ी विरह व्यवस्था से जो है त्रस्त है। मारवाड़ी अपने आंतरिक वेदना का संदेश दंडियों के माध्यम से राजकुमार ढोला तक जो है पहुंचाती है। मारवाड़ी के संदेश में उसके हृदय की तीव्र अनुभूति व्यक्त होती है। वस्तुतः यह काव्य पुरुष की स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति को जो है उद्घाटित करता है और उसके साथ ही नारी जीवन की पराधीनता और विवशता की ओर भी जो है ध्यान आकृष्ट करता है।
अब यहाँ पर बताया गया इस रचना के बारे में, तो ये एक लोक कथा है, यानी कि ये लोगों के बीच सुनी और जाने वाली जो है एक कहानी पर आधारित है। इसकी कहानी में क्या है कि ढोला नाम का एक राजकुमार है जो कि मालवा प्रदेश जाता है और वहाँ पर मालवड़ी नाम की लड़की से जो है ये प्यार करने लग जाता है। फिर ढोला से अलग होने और वहाँ पर जो है इनकी शादी भी हो जाती है। बाद में ये दूसरी जगह जाता है तो जो मारवाड़ी है वो ढोला के अलग होने के कारण बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन का दुख वो जो है डहियों यानी कि संदेश भेजने वालों के जरिए ढोला तक पहुंचाती है और इन संदेशों में उसका सच्चा और जो गहरा दुख है वो झलकता हुआ दिखाई देता है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि उस समय पुरुषों की जो सोच थी वो कैसी थी और घर में महिलाओं की स्थिति कितनी लाचार और दूसरों पर निर्भर होने की थी। चूंकि ढोला मारूरा दुहा लोक कथा है, इसलिए इसमें लोकगीत, लोक जीवन और प्रकृति के आत्मीय रिश्तों को भी कृतिकार ने रेखांकित किया है। इस काव्य में नारी जीवन की आशाएं, स्मृतियां तथा चिंताएं ऋतु के संवेदनाओं के साथ जुड़ जाती है। मारवाड़ी के प्रेम वियोग में प्रकृति पूर्णतः सहयोगी बनकर उपस्थित होती है। हिंदी साहित्य में दोहा के विकास को समझने में ढोला मारूरा दुहा का जो है व्यापक महत्व है। तो यहाँ बताया ये एक लोक कथा है, इसलिए इसमें लोगों के जीवन और कुदरत के गहरे जुड़ाव को जो है दिखाया गया है। नायिका के मन में जो उम्मीदें और यादें हैं उन्हें मौसम और ऋतुओं के बदलाव के साथ एक सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर जोड़ा गया। नायिका के दुख को दिखाने के लिए कुदरत भी जैसे उसका साथ दे रही है ऐसा इसमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में दोहा लिखने का तरीका कैसे विकसित हुआ, इसे समझने के लिए ये जो रचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। अब आगे देखते हैं गद्य रचनाओं के बारे में। आदिकालीन हिंदी साहित्य में देश के विविध भागों में विविध प्रकार की गद्य रचनाएं भी हो रही थी। गद्य रचना में जीवन और समाज की वास्तविकता को प्रकट करने की जो है शक्ति होती है। आदिकाल में जितने प्रकार की गद्य रचनाएं मिलती हैं उसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन जीवन की यथार्थताओं का जो है वर्णन है। इस युग की गद्य कृतियों में दामोदर भट्ट रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति वर्ण रत्नाकर तथा विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका का नाम जो है उल्लेखनीय है। तो अगर हम आदिकाल के समय को देखें तो इस समय में केवल कविताएं ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कहानियां और अन्य गद्य की रचनाएं भी जो है वो हो रही थी। गद्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम समाज की सच्ची बातें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उस समय की रचनाओं को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे और ज़िंदगी की सच्चाई क्या थी। इस समय की जो मशहूर गद्य रचनाएं हुई उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि दामोदर भट्ट की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका। दामोदर भट्ट गढ़वाल के प्रसिद्ध राजा गोविंद चंद्र के जो है दरबारी साहित्यकार थे। गोविंद चंद्र के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस कृति की जो है रचना हुई थी। लोक भाषा की लोक रुचि से संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इसका संकेत हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण में जो है मिलता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से इस बात का भी पता चलता है कि साहित्य की रूढ़ भाषा से बोलचाल की भाषा जो है वो बिल्कुल अलग थी। साहित्य की रूढ़ भाषा अपभ्रंश थी और बोलचाल में लोक भाषा तथा बोली जो है वो प्रयुक्त होती थी। अवधि और संस्कृति को समझने में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो यहाँ बताया गया कि दामोदर भट्ट राजा वो गोविंद चंद्र के दरबार में कवि थे। इन्होंने क्या किया, ये रचना राजा के बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखी थी। इस रचना से हमें ये पता चलता है कि उस समय लोग बोलचाल में जो भाषा इस्तेमाल करते थे उससे संस्कृत का व्याकरण कैसे सीखा जा सकता है। ये रचना हमें बताती है कि उस समय रचना कठिन भाषा में होती थी लेकिन लोग आपस में अपनी बोली में बात करते थे। ये उस समय की अवधि भाषा और संस्कृत भाषा को समझने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुकी है। वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिली हिंदी है। वर्ण रत्नाकर कल्लोलों में जो है विभाजित है। इस गद्य कृति में राज दरबारों के
कार्यकलापों का ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। वन रत्नाकर में रीति ग्रंथ की तरह नायक नायिका के गुणों, उनके प्रकारों की विवेचना मिलती है। इसमें वेश्याओं का वर्णन है और उनमें प्रचलित संगीत का वर्णन भी मिलता है। संपूर्ण रूप से देखें तो मैथिली भाषा और संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं को समझने में इस पुस्तक का जो है विशिष्ट महत्व है। अब यहाँ बताया कि जो वन रत्नाकर रचना है, इसको सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या किया, संपादित करके प्रकाशित कराया था। ये रचना मैथिली भाषा में है और ये हमें कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। इसमें राजा के दरबार में होने वाले काम जो थे उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें नायक नायिका के गुणों के बारे में बताया है, जैसे कि रीति ग्रंथों में बताया गया। यहाँ तक कि इस समय की वेश्याओं और उनके संगीत के बारे में भी जानकारी हमें इसी रचना से मिलती है। अगर हमें मैथिली भाषा और वहाँ की संस्कृति को गहराई से समझना है तो उसके लिए ये रचना पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आगे देखते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति का रचनाकाल 14वीं शताब्दी था। उस काल की देश भाषा को अपभ्रंश में मिलाकर रचने की प्रवृत्ति जो है वो प्रचलित थी। विद्यापति ने भी इन रूढ़ियों का जो है पालन किया, परंतु उनके काव्य में देश भाषा का स्वतंत्र विकास भी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ ये बताया सबसे पहले तो कि विद्यापति का जो समय था वो 14वीं सदी का माना जाता है। इस समय जो पुरानी परंपरा थी उसमें लोग क्या करते थे, अपभ्रंश भाषा के साथ मिलकर लिखने का काम करते थे। विद्यापति ने भी यही तरीका अपनाया, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा को एक नई पहचान और आज़ादी देने का जो है काम किया। अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा, जिसे विद्यापति ने अवहट कहा है, तथा मिथिलांचल प्रदेश में प्रचलित लोक भाषा मैथिली, दोनों ही भाषाओं में विद्यापति ने रचना की। विद्यापति की स्पष्ट मान्यता थी, देसिल बयना सबजन मिठा ते टेंशन जपहु अवहट्ठा। तो विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने दो तरह की भाषाओं में लिखा। एक तो वो जिसे इन्होंने अवहट कहा, जो कि अपभ्रंश और आम भाषा का जो है एक मिश्रण थी, और दूसरी जो थी ये उस क्षेत्र की भाषा थी जिसमें ये खुद रहते थे, जो कि था मिथिला। तो दूसरी भाषा थी मैथिली। इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी बात ये कही कि लोगों को अपनी देशी भाषा जो है वो सबसे मीठी लगती है, इसीलिए मैं उसी भाषा में जो है लिख रहा हूँ, ऐसा विद्यापति ने इस पंक्ति में कहा। आगे लिखा भी है, अर्थात देशी भाषा सबको मीठी लगती है, उससे वैसे ही अपभ्रंश में कहता हूँ। विद्यापति दो भाषाओं को स्वीकार करते हुए भी देश भाषा को जो है प्रमुख मानते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि वह कौन सी ज़रूरत थी जिसके कारण विद्यापति को अवहट में जो है रचना करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि विद्यापति भले ही कई भाषाओं के जानकार थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, देशी भाषा को सबसे प्यारा बताया। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने अवहट क्यों लिखा, इसके पीछे कोई खास वजह थी क्या? तो इसके बारे में आगे बताया, वस्तुतः राज दरबार के अभिजात्य के बीच अपभ्रंश भाषा का जो है प्रचलन था। विद्यापति राजर्षि में रचना कर रहे थे, वह कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, अतः उन्हें विवशतावश दरबार की भाषा को जो है रचना के लिए अपनाना पड़ा। तो यहाँ बताया कि उस समय राजाओं के दरबार में रहने वाले जो लोग थे वो अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल करते थे, और विद्यापति जो है वो राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे और इन्हीं के भरोसे पर थे, इसीलिए इन्हें दरबार के लोगों की पसंद के हिसाब से इस भाषा में लिखना पड़ता था। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी इसी विवशता का जो है प्रतिफल है। विद्यापति की भाषा में लोक अनुभूति और लोक अनुभव का आधार इतना गहरा था कि उनसे इनकी अवहट रचनाएं भी जो है प्रभावित हुई। उस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि उसमें देश भाषा का कुछ अधिक प्रभाव है। यह प्रभाव शब्द के साथ साथ लय और टोन में जो है अभिव्यंजित है। तो इनकी जो मशहूर रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वो इसी वजह से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये राजाओं के दरबार में रहकर लिखी गई। लेकिन विद्यापति इतने बड़े कवि थे कि उनके आम लोगों के साथ जुड़ाव और अनुभव ने क्या किया, इनकी अवहट भाषा वाली रचनाओं को भी बहुत सुंदर और गहरा बना दिया। इनकी लिखी हुई उस भाषा की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि उसमें हमारी देशी भाषा का असर बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये असर जो था ये सिर्फ शब्दों में ही नहीं, बल्कि इनकी कविता, बोलने के तरीके और उनके जो सुर और लय थे उसमें भी हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो है इनकी इस रचना की कुछ पंक्ति दे रखी है, वो देखो।
पंक्ति है, धारी आनय बामन बरुआ, मथा चढ़ावो गाय का चरुआ, हिंदू बोले धुरी निकार, छोटो तुर्का भपकी मार। तो ये इनकी इस रचना की जो है यहाँ पर हमें पंक्ति दे रखी है। आगे देखो, यह अपभ्रंश भाषा प्राकृत की रूढ़ियों में बंधी हुई प्रतीत नहीं होती। वस्तुतः विद्यापति के सामने कविता की जो है वो दो धाराएं थी, एक प्राचीन मैथिली की और दूसरी थी उत्तरकालीन अवध की। विद्यापति ने दोनों प्रकार की भाषाओं को मिलाकर एक नई शैली की जो है उद्भावना की। तो ये जो विद्यापति थे, इन्होंने जिस भाषा में लिखा वो पुरानी बंदिशों वाली भाषा नहीं थी। इनके पास कविता लिखने के दो तरीके थे, एक तो ये था कि पुरानी मैथिली भाषा और दूसरा था उस समय की अवध भाषा। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़कर एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका निकाला। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के बावजूद मैथिली कोकिल ने लोक अनुभूति के मर्म से अपनी कविता को रचा। तो इन्होंने क्या किया, ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, लोक अनुभूति यानी कि लोगों के अनुभव को भी जो है महत्ता देने का काम किया। मिथिला का कोई पर्व त्योहार, विवाह और अन्य लोकोत्सव मैथिल कोकिल के गीत के बिना जो है वो अधूरा माना जाता है। लोक संवेदना में इतने गहरे स्तर तक हिंदी में किसी दूसरे कवि की पैठ नहीं मिलती। इसी अर्थ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें मध्यकालीन नवजागरण का अग्रदूत माना है। तो मिथिला में जो है आज भी कोई त्योहार, शादी या फिर कोई भी खुशी का मौका होता है तो वो विद्यापति के गीतों के बिना अधूरा माना जाता है। लोग इन्हें बहुत प्यार से जो है मैथिल कोकिल कहते हैं। ये आम लोगों के दुख और सुख को इतने अच्छे से समझते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या किया, इन्हें एक ऐसा कवि बताया जिसने मध्यकाल में ही लोगों की नई सोच के साथ जगाने का काम किया। विद्यापति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वह भक्त थे अथवा श्रृंगारी। इस विवाद को उनकी कविता के आधार पर ही जो है विवेचित किया जा सकता है। तो अब लोगों के मन में हमेशा ही ये सवाल रहता है कि क्या विद्यापति भगवान के भक्त थे या फिर ये प्रेम और श्रृंगार की कविताएं लिखने वाले कवि थे। तो इस बात को समझने के लिए हमें इनकी कविताओं को ही जो है पढ़ना होगा। विद्यापति के काव्य में मानवीय सौंदर्य का गहरा रंग है। इनके द्वारा रचे गए सौंदर्य के चित्र सघन हैं। राधा और कृष्ण के साथ शिव पार्वती को भी विद्यापति ने मानवीय बनाकर जो है प्रस्तुत किया। विद्यापति का काव्य जहां जयदेव के श्रृंगारिक काव्य से प्रभावित है, वहीं दूसरी और उन पर कालिदास की स्वच्छंद अनुभूति का जो है प्रभाव मिलता है। विद्यापति ने कृष्ण के अतिरिक्त शिव को भी श्रृंगार रस का आलंबन बनाया है। कवि ने शिव और कृष्ण के मिथक का आश्रय इसलिए लिया कि प्रेम जैसी अनुभूति का तन्मयता से जो है वर्णन हो सके। तो विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने राधा कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती को भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपनी रचनाओं में और गीतों में जो है स्थान दिया। इनकी कविता पर जयदेव के प्रेम वाले गीतों का और कालिदास की जो खुली कल्पनाएं थी, इनका बहुत असर देखने को मिलता है। विद्यापति ने सिर्फ कृष्ण ही नहीं बल्कि शिव जी को भी अपने गीतों में जो है शामिल किया। इन्होंने इन भगवानों का सहारा इसलिए लिया क्योंकि ये प्रेम की भावना को बहुत ही गहराई और मगन होकर पूरी दुनिया तक जो है पहुंचाना चाहते थे। विद्यापति के श्रृंगार वर्णन की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपने श्रृंगार वर्णन को सामंती श्रृंगार के सौंदर्य के उपभोग पक्ष से जो है अलग रखा। इनके श्रृंगारिक मनोभाव में लोक जीवन की सहजता है। इनके काव्य में किशोर और किशोरियों के प्रेम का सहज आकर्षण है, नवयौवन की चंचलता है और भावों का जो है उहापोह है। व्यसंधि के प्रकरण में विद्यापति जो है वो अद्वितीय हैं। तो विद्यापति के जो प्रेम वाले गीत थे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इन्होंने इसमें कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं रखा। इन्होंने इसमें लड़के लड़कियों के बीच के उस सच्चे और प्यारे खिंचाव को दिखाया है जो कि जवानी की शुरुआत में जो है इन्हें महसूस होता है। तो किशोरावस्था यानी कि बचपन से जवानी में कदम रखने वाले समय के जो भाव इन्होंने अपनी कविताओं में दिखाए हैं, वैसा लिखने वाला जो है दूसरा कोई भी कवि नहीं हुआ। अब यहाँ पर इस तरह की पंक्तियों का एक उदाहरण दिया गया है, उसे देखो। सैसव जोवन दुहु मिली गेल, श्रावण के पथ दुहु लोचन लेल, निर्जन उरज
हेरई कतवेरी हंसई जे अपन पयोधर हेरी। तो यहाँ पे विद्यापति ने क्या किया, एक ऐसी लड़की की बात कही जो बचपन से अब किशोरावस्था में कदम रख रही है। इस उम्र में उसके मन में जो बदलाव आ रहे हैं उसे कवि ने क्या किया, बहुत बारीकी से दिखाया कि कैसे वो अपनी जवानी को देखकर कभी खुश हो रही है और कभी हैरान हो रही है। और ये उसके अंदर हो रहे भावात्मक बदलावों का जो है बहुत सुंदर वर्णन है, जो कि विद्यापति ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। नवयौवन के किन मनस्थितियों का विकास होता है, विद्यापति ने उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है अध्ययन किया था। इन मनस्थिति के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसका विशद वर्णन विद्यापति के साहित्य में मिलता है। विद्यापति के नायक और नायिका जो है इनमें बेचैनी है, उनका मनोभाव अशांत है, उनमें भावों की तरलता है और प्रिय से मिलने की जो है आकांक्षा है। तो जब कोई बचपन से नवयौवन में कदम रखता है तो उसके मन की कैसी हलचल होती है, इसका बहुत अच्छे से अध्ययन जो है वो विद्यापति ने किया था। इनकी कविताओं के नायक नायिका के मन में एक तरह की छटपटाहट है, वो शांत नहीं है, उनमें अपने प्रेमी से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है और उनके मन में भाव पानी की तरह बहते हुए और कोमल यहाँ पर विद्यापति ने दिखाए हैं। प्रेमानुभूति, यौवन और सौंदर्य के अतिरिक्त विद्यापति में सामान्य जीवन का चित्रण भी मिलता है। इनके कई पदों में मिथिला के गरीब लोगों का चित्र जो है वो सामने आता है, जो अपनी हीन वित्तीय स्थिति के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे। प्रेषित पति का नायिका अपनी हीन वित्तीय स्थिति के कारण पथिक को विभिन्न भाव भंगिमा के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करने की जो है चेष्टा करती है। तो विद्यापति ने केवल प्यार और सुंदरता के बारे में नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने आम लोगों के बारे में भी अपनी रचना में लिखा। इन्होंने अपनी रचना में मिथिला के एक ऐसे गरीब लोगों की हालत दिखाई जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतें भी जो है वो पूरी नहीं कर पाते। एक ऐसी स्त्री जिसका पति उससे दूर हो गया है, वो इतनी गरीब है कि उसका गुजारा करने के लिए वो क्या करती है, आने जाने वाले राही को अलग अलग तरह की से अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की जो है वो कोशिश करती है। मिथिला में विद्यापति ने जिस तान को छेड़ा उसका प्रभाव मिथिला में ही सीमित न होकर असम, बंगाल, उड़ीसा तक जो है जा पहुंचा। वस्तुतः मिथिला पूर्वी संस्कृति का केंद्र था। मिथिला में गीति, काव्य और दर्शन की दो धाराएं एक साथ जो है वो प्रवाहित हो रही थी। तो विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने संगीत और काव्य की जो शुरुआत की थी, इसका असर सिर्फ मिथिला पर ही नहीं बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र में भी हमें दिखता है। असल में मिथिला उस समय पूर्व भारत की संस्कृति का जो है वो मुख्य केंद्र था, जहाँ पर गीति, काव्य और दर्शन इन दोनों को ही बहुत अच्छे से जो है देखा जा रहा था। विद्यापति का संबंध इन दोनों धाराओं से था। पूरब के लोग मिथिला में पढ़ने लिखने और कार्य करने आते थे। जब वह अपने प्रदेश लौटते थे तो मिथिला के गीत और भजन भी ले जाते थे। इसी तरह विद्यापति की कविताओं का प्रसार असम, बंगाल और उड़ीसा में हुआ। मैथिल कोकिल की लयात्मक चेतना और गीतात्मक संवेदना से संपूर्ण पूर्वी भारत जो है वो आनंदित हो उठा। तो विद्यापति जो थे ये संगीत और दर्शन इन दोनों में ही माहिर थे। दूर दूर से लोग क्या करते थे, वो पढ़ने और काम के लिए मिथिला आते थे और जब वो वापस अपने घर जाते थे तो अपने साथ वो यहाँ के जो मशहूर गीत होते थे उनको भी ले जाते थे। इस तरह से क्या हुआ, विद्यापति के जो गीत थे वो पूरे असम, बंगाल और उड़ीसा में भी जो है वो मशहूर हो गए। लोगों ने विद्यापति को बहुत प्यार से मैथिल कोकिल कहा और इनकी कविताओं में जो लय और संगीत था उसने क्या किया, पूरे पूर्वी भारत के लोगों का जो मन था उसे खुशियों से भरने का काम किया। अब यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ दे रखी है विद्यापति की, उसे देखते हैं। नंदक नंदक कदम्बक तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाए, समय संकेत निकेतन वैसल, बेरी बेरी बोली पछाव। तो इन पंक्तियों में विद्यापति ये बता रहे हैं कि नंद जी के प्यारे बेटे यानी कि कृष्ण जो है वो कदम के पेड़ के नीचे बैठकर धीरे धीरे अपनी मुरली बजा रहे हैं और वो इशारों में राधा को अपने पास आने के लिए बुला रहे हैं और बार बार जो है उन्हें संदेश भेज रहे हैं कि जल्दी से उनके पास आ जाओ। तो यहाँ पर जो है हमने विद्यापति के बारे में जाना। अब नेक्स्ट कवि देखते हैं जिसमें हम अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें विविध विधाओं में निपुणता हासिल थी।
इतिहास, कविता, संगीत आदि विविध विषयों पर उन्होंने लेखनी चलाई। वह कई भाषाओं के जो है जानकार थे। फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा, खड़ी बोली तथा अन्य भाषाओं में वह समान अधिकार के साथ जो है लिख सकते थे। अब ये जो अमीर खुसरो थे ये बहुत ही होशियार थे और ये एक साथ कई काम भी कर सकते थे। इन्हें जो है इतिहास, कविता, संगीत इन सब के बारे में बहुत जानकारी थी। ये बहुत सी भाषाओं के बारे में भी जानते थे, जैसे कि फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। कई भाषाओं की जो है इन्होंने अपनी रचनाएं भी इन्होंने कई भाषाओं में की। खुसरो मिलनसार तथा खुश मिजाज स्वभाव के थे। उन्होंने जनता में प्रचलित पद्य, पहेलियों तथा मुकरियों को अपनाया। उन्हें दोहे तथा पहेलियों में एक खास प्रकार की तुकबंदी है। कहीं कहीं तो उन्हें फारसी भाषा और ब्रज भाषा की संगीतात्मक ध्वनि को एक साथ जो है पिरो दिया। दो भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छंद को एक साथ मिलाने का असाधारण कार्य कोई दृष्टि संपन्न अध्येता ही जो है वो कर सकता है। तो ये जो अमीर खुसरो थे ये बहुत ही मिलनसार और खुश रहने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने लोगों के बीच जो मशहूर पहेलियां थी और जो कविताएं थी उनको अपनी रचनाओं में इन्होंने इस्तेमाल किया। इनकी पहेलियां और दोहों में हमें एक तरह का लय दिखाई देता है। इन्होंने क्या किया, फारसी और ब्रज भाषा को ऐसे मिला दिया जैसे कि वो दोनों एक ही भाषा हो। दो अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने का ये जो काम था ये अमीर खुसरो ने किया। अब यहाँ पर अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां दी है, उन्हें देखो। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजो न दारम एजा न लेहू काहे लगाए छतियां, शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो मैं कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये अमीर खुसरो की जो है पंक्तियां हैं। इसमें अमीर खुसरो जो है वो प्रिय कृष्ण के लिए अपनी पीड़ा बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे हाल को देखकर भी अनदेखा मत करो और अपनी नजरें मत चुराओ। मैं तुम्हारे बिना ये जादुई का दुख जो है, मैं तुम्हारे बिना ये जुदाई का जो दुख है वो नहीं सह सकता। हमारी जुदाई की रातें मेरे बाल की तरह जो है वो लंबी है और तुमसे मिलने की घड़ियां बहुत ही छोटी हैं। सखी, अगर मैं अपने प्रिय को ना देखूं तो मैं जो है अपनी ये रातें कैसे काटूंगा। तो ये पंक्तियां जो है अमीर खुसरो की थी जिसमें ये अपने प्रिय कृष्ण को जो है अपनी पीड़ा बता रहे थे। आगे देखो। खुसरो के काव्य में सामान्य भारतीय मनुष्य की सहजता है। अमीर खुसरो दरबार के फारसी पंडित से अलग लोक भाषा में जनता की अनुभूति को जो है अभिव्यक्त करते हैं। इन्होंने जनता की भाषा को अपना बनाया था, इसीलिए जनता भी जो है इन्हें आज तक नहीं भूली है। मध्य देश की भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा के विकास को समझने में खुसरो की रचनाओं में काफ़ी मदद जो है वो मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतम शौर सेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से जो है वो चल रहा था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर जो है वो झुकी रहती थी। तो यहाँ बताया कि अमीर खुसरो की कविताओं में आम लोगों जैसी सादगी थी। ये राजाओं के दरबार की कठिन फारसी भाषा की बजाय क्या करते थे, आम लोगों की भाषा में लिखते थे। इसीलिए लोग जो है वो इन्हें आज भी याद करते हैं। इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया। इस समय के बड़े विद्वान जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि भले ही लोग जो है वो खड़ी बोली बोलते थे लेकिन कविताएं लिखते समय वो क्या करते थे, ब्रज भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। ऐसा इन्होंने अमीर खुसरो के बारे में बताया रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखो। अब भी यह बात पाई जाती है, इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की जो है वो भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। मध्य प्रदेश के जनमानस में प्रचलित भाषा और जनता की सोच समझ को जानने के लिए आदिकालीन हिंदी साहित्य में खुसरो का महत्व अतुलनीय है। अमीर खुसरो ने अनेक काव्यों को रचा जिसमें ऐतिहासिक प्रेमाख्यान भी थे।
तो अमीर खुसरो की रचनाओं में हमें दो तरह की भाषा दिखी। पहली तो इनकी पहेलियों और चुटकुलों में आम बोलचाल की भाषा, जबकि इनके गीतों और दोहों में जो है वो ब्रज भाषा होती थी। उस समय के लोगों की सोच और उनकी भाषा को समझने के लिए जो है खुसरो की रचनाएं पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। उन्होंने एक नई फारसी शैली का निर्माण किया जो बाद में सबक ए हिंदी या भारतीय शैली कहलाई। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या जो है वो 100 बताई जाती है, जिनमें 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। खुसरो की मुकरियां और पहेलियां जनता के बीच अधिक लोकप्रिय है। अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा में गीत और कव्वालियों को रचा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी जो है वो मौखिक रूप में प्रचलित हैं। तो इन्होंने लिखने के जो है कई नई तरीके अपनाए थे और एक नई शैली भी बनाई जिसे सबक ए हिंदी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, करीब 100 रचनाएं लिखी, जिनमें से आज हमें केवल 20-21 ही रचनाएं इनकी मिलती है। इनकी पहेलियां, मुकरियां और जो कव्वालियां थी वो आज भी जो है लोगों को मुंह जबानी याद है। इन्होंने ऐमान गोरा, सनम जैसी अरबी और ईरानी रागों को हिंदी प्रदेशों में जो है प्रचलित किया। सितार और तबले जैसे वाद्य यंत्र के निर्माण का श्रेय भी जो है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्यकाल में भारतीय जीवन में मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ उसकी प्रतिछाया को अमीर खुसरो की रचनाओं में देखा जा सकता है। तो अमीर खुसरो ने क्या किया, इन्होंने सितार और तबले जैसे वाद्य यंत्रों की शुरुआत की। ईरानी संगीत को भारत में लोकप्रिय भी अमीर खुसरो ने ही बनाया। उस समय भारत में जो अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिल रही थी, इनकी झलक हमें अमीर खुसरो की रचनाओं में जो है देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में भी जाना। अब आगे देखते हैं जिसमें हम दक्षिणी हिंदी के बारे में जानेंगे। दक्षिणी हिंदी के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त चर्चा की जो है संभावना है। उत्तरी भारत में खड़ी बोली की कविता की शुरुआत खुसरो की रचनाओं से जो है मानी जाती है, परंतु दक्षिणी भारत में सूफी मत के प्रचार के साथ खड़ी बोली हिंदी के दक्षिणी रूप का जो है विकास प्रारंभ होता है। तो दक्षिणी हिंदी के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे बताई गई कि जैसे उत्तर भारत में खड़ी बोली की शुरुआत अमीर खुसरो की रचनाओं से हुई थी, ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में सूफी संतों ने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए खड़ी बोली के एक अलग रूप का विकास किया। उसे ही जो है हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं। दक्षिणी हिंदी का विकास उर्दू के प्रभाव में हो रहा था। जिस प्रकार की भाषा में दक्षिण भारत में बंदो नेवाज, शोशी रोजी और सबरस रचना कर रहे थे, उनकी रचना तथा उत्तरी भारत की खड़ी बोली की रचनाओं में फर्क मात्र लिपि के स्तर पर था। तो दक्षिणी हिंदी पर जो है हमें उर्दू भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय जो लेखक थे जैसे कि बंदनवाज, शौक रोजी, ये जो भाषा लिख रहे थे वो उत्तर भारत की खड़ी बोली जैसी ही थी। बस फर्क इतना था कि ये उसे लिखने के लिए क्या करते थे, फारसी अरबी वाली लिपि का जो है इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अरबी लिपि में काव्य रचना को प्रस्तुत किया। बंदा नेवाज की काव्य कृति चक्की नामा तथा शासी रोजी की काव्य कृति खुशनामा को हिंदी की ही रचना जो है वो स्वीकार करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाएं अरबी लिपि में लिखी। इसीलिए बंदा नवाज की चक्की नामा और शासी रोजी की जो खुशनामा जैसी रचनाएं हैं, इन्हें हम हिंदी की रचनाओं में ही शामिल करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम इस यूनिट का जो सारांश है वो भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप चारण साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को जो है समझ गए होंगे। चारण साहित्य की प्रशस्ति परक रचना तथा लोक काव्य के बीच सूक्ष्म भेद की चर्चा भी हमने इस इकाई में की। प्रशस्ति परक साहित्य का स्थायी भाव युद्ध और प्रेम ही क्यों था, इस बात को भी जो है आप भली भांति समझ गए होंगे। तो इस पूरी यूनिट को पढ़ने के बाद हमें ये जानने को मिला कि चारण साहित्य की मुख्य बातें क्या थी। हमने ये भी सीखा कि राजाओं की तारीफ में लिखी गई जो रचनाएं थी वो आम लोगों के लोक काव्य से कैसे अलग थी। और हमने इसमें यह भी देखा कि राजाओं की प्रशंसा वाले साहित्य में हमें युद्ध और प्रेम का ही वर्णन जो है सबसे ज़्यादा देखने को क्यों मिला।
मुल्तान से लेकर मिथिला तक किस प्रकार से देश भाषा में साहित्य रचना की शुरुआत हुई तथा लोक भाषा और अपभ्रंश भाषा के द्वंद्वात्मक रिश्तों के बीच किस प्रकार कवियों ने देश भाषा को प्रतिष्ठित करने में अपनी भूमिका निभाई, इसका अध्ययन भी आपने किया। लौकिक साहित्य के अध्ययन में आपको यह भी पता चल गया होगा कि संस्कृति की विषय वस्तु, भाषा, छंद का जो है कितना अटूट संबंध होता है। तो हमने ये भी जाना कि कैसे मुल्तान से लेकर मिथिला तक अलग अलग इलाकों में हमारी अपनी देश भाषा में जो है रचनाएं हो रही थी। कवियों ने कैसे आम भाषा और पुरानी अपभ्रंश भाषा को मिलाकर हमारी देश भाषा को सम्मान दिलाया। और बाद में ये भी देखा कि जब हम किसी समाज के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ये साफ साफ पता चलता है कि उस समय के लोगों की संस्कृति, उनकी भाषा और उनके लिखने का जो तरीका था वो आपस में कितनी गहराई से जुड़े होते हैं। तो ये सब जो है हमने इस पूरी यूनिट में अब तक पढ़ा। इसके साथ हमारा ये जो यूनिट था, यूनिट नंबर 4, ये कंप्लीट हुई। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।